क्वेश्चन सीधा मुस्कान के मुंह पर लगा था और उसके लफ्ज गले में ही दब गए। कोई और मौका होता तो आर्य मुस्कान के चेहरे की तासुरात को खूब इंजॉय करता, पर इस वक्त साहिर के चेहरे की संजीदगी देखकर वो खामोश हो गया। कहाँ जाना है? खतरनाक हद तक संजीदा आवाज में साहिर ने पूछा। आरिफ और मुस्कान आहिस्ता से वहां से उठ खड़े हुए और मुस्कान रूम की तरफ तो आरिफ गेट की जानिब अपनी ड्यूटी पर चला गया। नूरुलैन साहिर की इतनी असंजीदा आवाज पर थूक निकल कर रह गई। घर। वो समझ नहीं पा रही थी उसने ऐसा क्यों किया, और वो क्वेश्चन उसके बेखुदी में पता नहीं किसको लगा होगा। उठो। साहिर खड़ा होता सर्द आवाज में हुक्मिया लहजे में बोला। कहाँ?" और उसके हुक्म पर सहम सी गई और अपनी मोटी मोटी आंखों में आंसू लिए ऊपर देखने लगी। इस बार साहिर ने उसे कोई भी जवाब दिए बगैर उसे झुककर बाजू में उठा लिया और लंबे लंबे टाँग भरता सीढ़ियां चढ़ने लगा। और उसकी रफ्तार पर खौफजदा होती उसके कोट में मुंह छुपा गई। साहिर ने लात मारकर दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुआ। हुर के जिस्म से जैसे जान निकल गई। दरवाजे पर ठाक की आवाज पर वो कांप कर उससे चिमट गई। नीचे उतरो। उसे खुद में पूरी तरह लिपटे देखकर वो बोला, पर हुर ने कोई जवाब ना दिया और मजीद उतनी पकड़ पर मजबूती कर दी। उसे बिना देखे लग रहा था आज उसकी मौत पक्की है। वो कितनी बार उसे वार्न कर चुका था कि वो अब जाने का नहीं बोलेगी, पर पता नहीं उससे क्या हो गया था। एन। साए ठाड़ा और उसकी धाड़ पूरे हॉल नुमा रूम में दहशत से गूंजी। नहीं छोड़ूंगी।" वो खौफ जिद से कहते उसके गले में चिमट गई। जैसे जमीन पर उतरेगी तो सीधा उसमें दफनाई जाएगी। उस वक्त कपकपी तारी हो रही थी और फिर भी वो लिपटी रही। उसकी हालत देखकर साहिर ने गहरा सांस खारिज करके खुद को कंपोज किया और अपनी सुर्ख आंखें एक पल को मींची, और अगले पल उसकी बुरी आंखें वापस पहले की हालत में आ गई थी, खामोश, मुस्कुराई हुई। इस हरकत की वजह पूछ सकता हूँ? उसे सीधा बेड पर लेटाते हुए वो पास बैठकर मोहब्बत से पूछने लगा। हूर जो पहले खौफ से आंखें मीच गई थी, आवाज पर मजीद सख्ती कर ली। एन। साई ने मोहब्बत पाश नजरों से देखते आहिस्ता से पुकारा, तो मीठी आंखों से एक आंसू फिसल कर बालों में जज्ब हुआ। साई ने रोते हुए उसे देखकर सबसे लब भींचे और उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भर लिया। आई एम सॉरी मेरा बच्चा, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उसकी बंद आंखों पर लब रखते वो बोला, तो हूर उसकी मोहब्बत पाकर चेहरा हाथों में छुपाती फूट फूट कर रोने लगी। "आप बहुत बुरे इंसान हैं, मुझे आपके साथ नहीं रहना।" रोते रोते वो बोली। "जानवर की तरह बिहेव कर रहे थे, मुझे यहाँ नहीं रहना। रेस्टोरेंट भी आप रख लें, मुझे सिर्फ जाने दें प्लीज़। मुझे यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे जाना है यहाँ से।" वो मज़ीद बहुत कुछ बोलने लगी। साहिर अचानक से उसके पास से उठकर बेड से दूर खड़ा हो गया और उसके हचकोले खाते वजूद को देखते सिर सुलगाने लगा। उसकी पूरी आंखें ऐसी हो गई थीं जैसे अभी उनमें से खून निकल पड़ेगा। उसे किसी छोटे बच्चे की तरह उससे डर लग रहा था। सब करते करते वो कुछ गलत न करते, तभी उसे बहुत दूर होकर खड़ा हो गया, जैसे उस तक पहुंच नहीं पाएगा। हूर बहुत कुछ कह रही थी, रो रही थी, और साहिर उसकी तरफ बिना देखे यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था, जैसे अपने अंदर सर उठाते हैवान को कंट्रोल कर रहा हो। वो वॉशरूम में गया और मुंह पर पानी की छींटे मारने लगा। एक गहरा सांस भरकर वो वापस बाहर निकला तो उसकी नज़र सामने बेड पर पड़ी, जहाँ रोते रोते हूर के मुंह से सफ़ेद झाग निकलकर उसकी थोड़ी गाल पर फैल गई थी और वो साकित पड़ी थी। एन। साहिर भागकर उसके पास आया और जल्दी से उसे अपनी बाहों में भरा। वो जानता था उसे थोड़े पड़ रहे हैं, जिसका इलाज भी चल रहा था, और वो इलाज मेडिसिन से नहीं, इंसानी रवैयों से था। साहिर ने कर्व से देखते हुए उसके चेहरे पर पोसे से लेने लगा और उसका चेहरा साफ करने लगा। वो खामोश सी उसके बाजू में पड़ी थी, उसके दिल की धड़कनें सुस्त सी और हाथ पांव ठंडे। साहिर उसे तकिए पर लेटाकर दरवाज़ा बंद किया। अव्वल तो किसी में हिम्मत नहीं थी उसके रूम में आने की, पर अगर कोई आ भी गया तो उससे शायद बहुत कुछ गलत हो जाता। वो इस वक्त सिर्फ अपनी एन के पास रहना चाहता था और उसे छुपाना चाहता था। साहिर ने अपना कोट उतार कर फेंका और हुरुल एन के पास बैठ गया और आहिस्ता से उसके सर्द हाथ पांव पर अपने मजबूत हाथ रगड़ते उसे तवानाई पहुंचाने लगा कि उसकी नज़र हाथ पर मौजूद नाखूनों के सुर्ख निशान पर पड़ी। उसके माथे पर पल नुमादार हुए और वो उसकी सफ़ेद मोमी उंगलियों को देखने लगा, जहाँ हूर के छोटे छोटे नाखून इतने तेज ज़रूर थे कि वो चमड़ी खरोंच लें। सई ने उसके नाखूनों पर अपनी उंगली फेरी और उन पर अपने लब रख दिए।
फिर वापस उसके हाथ पाँव रगड़ने लगा। कुछ देर के उस अमल के बाद उसकी उंगलियों में हरकत आई तो साहिर हाथों को आहिस्ता से बेड पर रखकर उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। और पलकें झपकती गहरे सांस लेने लगी और अपने बालों में पुरसुकून लम्स को महसूस करती उसकी घनी पलकें भारी होने लगी तो आहिस्ता से साहिर के करीब होकर आंखें मूंद गई। साहिर मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखने लगा और झुककर बहुत एहतियात से उसके कान की लो को छूम लिया। दफातन मुस्कान पर उसका हमला याद करते उसके लब खुद ब खुद मुस्कुराने लगे और वो पास रखे मोबाइल को उठाकर एक हाथ से चलाने लगा और दूसरे से हूर की पुश से लाने लगा। आज उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। वो निकलने ही वाला था अपनी एन को आरिफ और मुस्कान के हवाले करते, पर उससे जो अचानक किया था उससे खुद भी कुछ हैरान रह गया था। मोबाइल पर कुछ टेक्स्ट करने के बाद उसने मोबाइल वापस साइड टेबल पर रखा और टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर अपनी ब्लैक शर्ट पर लगी हूर के मुंह से निकली झाग को साफ करने लगा। साहिर साहिर जो उसके पास बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठा था और रुलैन के पुकारने पर पूरा उसकी जानिब घूमा। यस साहिर की जान। वो उसे बाजू से पकड़कर उसका सर अपने सीने पर रखते उससे गिर हंसार डालकर बोला, आई एम सॉरी। वो बड़बड़ाई और उसके लब साहिर के सीने पर मिस हो रहे थे। क्या मैं सिम्मी की तरह मर जाऊंगी साहिर? वो बोझल आवाज में बड़बड़ा रही थी जैसे नींद में बात कर रही हो। और साहिर उसके अंदर हैवान अंगड़ाई लेकर बेदार हुआ। उसकी आंखों की पुतलियां सुर्ख हो गई थीं और जबड़ा तन गया था। उसके अंदर बैठा हैवान उसके खामोश हो जाने पर साहिर का सीना चीरने लगा। उसकी भूरी सुर्ख आंखें अपने सीने पर पहले उस काले आबशार को देखा और एक मासूम चेहरे को जो पलकों का बाढ़ गिराए उसके सीने में हंजर घूमकर अब सुकून से पड़ी थी। साई ने बगैर कुछ कहे उसे बेड पर डाल दिया, पर उठने से पहले उसके लंबे आबशार जैसे काले बाल उसकी शर्ट के वजन में उलझ कर रह गए और वो बेड उठते उठते बैठ गया। वो शायद खौफ से बड़बड़ा कर सो गई थी और साइर सुर्खभूरी आंखों से उसके पुरसुकून खूबसूरत चेहरे को देखने लगा जहाँ कुछ देर पहले वहशतदारी थी। उसका हाथ खुद बाहुद उसकी थोड़ी पर आया और उसके पलकों को देखते वो तिल पर उंगली फेरने लगा। वहां से होते उसके निचले सुर्ख लब पर आया। हूर की घनी लंबी पलकें लरसने लगी और साइर की उंगलियां उसके रुखसार पर आईं। वो उस लम्स पे सांस रोकती गर्दन मोड़ गई और साइर की उंगलियां सिरकती उसकी शहरक पर आईं। खामोश रहा करो मेरा बच्चा, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। उसकी हल्की भूरी शेव उसके रुखसार पर रगड़ते वो सरगोशी में बोला। वो सिमट सी गई खुद में ही और साइर की भूरी आंखें उसके गुलाब होते रुखसार को देखते अपने लब बेसाख्ता उन पर रख गया और उसकी होश उड़ा देने वाली खुशबू में गहरा सांस भरकर बाल शर्ट से निकालकर बेड के पास से उठ खड़ा हुआ। वो कंफर्टर उस पर डालकर उसके माथे पर हाथ फेर कर दूर हटा और वार्डरोब से दूसरी शर्ट निकालकर उसने चेंज की और फिर कोट पहनकर दरवाज़ा लॉक करते बाहर आ गया। वो तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतरता अब नीचे आया। ऑफिस में आकर उसे मोबाइल निकाला और कॉल मिलाई। हैरियत बीस्ट। उसे कॉल करने पर कामरान जल्दी से बोला, ऐसा क्या हो गया कि बीस ने उसे कॉल की? मैंने तुम्हें जमान पर नजर रखने का कहा था कामरान, क्या पता लगा उसके बारे में? उसके लफ्ज़ इतने सर्द थे कि कामरान की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। बीस्ट, मेरी नजर उसी पर है। वो कहता एकदम सोफे से उठ खड़ा हो गया और हकला कर बोला, बीस के सामने अच्छे अच्छों की हालत गैर हो जाती थी। फिर ये तो था कामरान जिसका गैंग चल ही साइर की सपोर्ट पर था। अगर वो नाराज़ हुआ मतलब दुनिया से उसका नाम और निशान मिटना। और ऐसी गलती वो क्या अंडरवर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता था। वो पाकिस्तान क्या दूसरे मुल्कों के बड़े बड़े मगरमच्छों का भी बाप था जिसके इशारे पर वो करोड़ों को कत्ल करने के लिए तैयार रहते थे। एक शायर, अंडरवर्ल्ड का शहंशाह, अगर एक इशारा भी किसी को करता तो सामान तो छूटी था। वो क्या ब्लैक किंग उसके पाँव में होते, पर यहाँ लड़ाई उसकी अपनी थी। वो ये लड़ाई वो खुद लड़ना चाहता था। उससे कामरान को इसलिए कहा था कि उसकी ज़्यादा तवज्जो हुरूलैन पर होती थी और वो ज़्यादा देर बाहर नहीं गुजार सकता था। उसे एहसास दिलाना चाहता था कि वो महफूज है उसके पास, अपने शोहर के तहफ़्फ़ुज़ में है। और वो यहीं कराची में है। उसकी ऐसी कोई मीटिंग या फ्लाइट बुक नहीं हुई जिससे हम उसका पीछा कर सकें। वो घर होता है या ज़्यादातर अपने ऑफिस। एक ही सांस में उससे सारी तफसील उसे सुना दी। आप फिर भी टेंशन न लें, मैं जल्दी खुशखबरी के साथ आपके पास हूँगा। कोई दूसरा मौका होता तो उसके टेंशन वाली बात पर उसका कहका पड़ता,
पर इस वक्त वो बीस्ट वाले मूड में था। कुछ ना देखो सवाए सुर्ख रंग के। साई ने कॉल डिस्कनेक्ट की, मतलब यही था, जल्द सुनना पसंद करूंगा ये गुड न्यूज़, वरना तुम सुनोगे बैड न्यूज़। मोबाइल जेब में डालकर उससे कदम बाहर निकाले और लॉन्च में आया। वहाँ सामने एलईडी पर मुस्कान बैठी थी। कदमों की आहट पर उससे गर्दन मोड़ी और सामने साहिर को पाया। आपकी बेगम लगता है मुझसे चलने लगी है। वो औरत थी और दूसरी औरत के जज्बात को अच्छे से जानती थी। यही तो एक रिश्ता एक औरत का दूसरी औरत से होता है कि एक दूसरे के जज्बातों को पलों में जान जाती हैं। फिर कहीं दुश्मनियां पैदा होती हैं तो कहीं दूसरे जज्बात के रिश्ते जन्म लेते हैं। तो फिर तुम्हें परहेज करना चाहिए, वो सईर की ऐन है। सिगरेट को मुंह में दबाकर वो बोला था और फिर उसे पर उसका जुमला मुंह में ही दब गया। साहिर की वार्न करती नजरों को देखकर। तुम्हें बोलने से पहले सोचकर मुंह खोलना चाहिए। उससे जैसे हिदायत दी। मुस्कान मुस्कुराई। सोचते वो हैं जो लफ्जों के कैदी होते हैं, हम तो आज़ाद परिंदे हैं। वो बाल झटक कर एक अदा से बोली। और आज़ादी का दूसरा नाम मौत है। उससे अच्छा लगा उसका यूं जवाब देना। और ये मौत ऊपर वाले का खेल है जिससे अपने का तो कोई डर नहीं लगता। वो एलईडी बंद करके उसकी तरफ मुड़ी, पर अपने को कहने पर साहिर की आंखों में गुस्सा देखकर वो गड़बड़ा गई। मेरा मतलब मुझे। वो मुस्कुराती जुमला दुरुस्त करती आंखें झपकने लगी। अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगी कि उसकी आंखों में गुस्सा देखकर गड़बड़ाने वाली को उस खुदा के खेल से डर नहीं लगता। वाह क्या मजाक था। लगता है मुझे भी एसपी वाली बीमारी हो गई है। वो कान खुजाकर सर झुकाए बड़बड़ाई। आज मेरे रूम की सफाई मत करवाना, और हाँ, वक्फे वक्फे से ऐन को देखती रहना। अगर जरा सी भी लापरवाही दिखाई तो ये जो तुम्हें एसपी वाली बीमारी है यही तुम्हें ऊपर ले जाएगी। वो उस पर एक नजर डालकर कहता वहां से चला गया तो पीछे मुस्कान मुंह बनाकर रह गई। नूर, रुको, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। दांत गुस्से से कहता तेज रफ्तारी से चलती नूर के पीछे से बोला। वो आज असाइनमेंट जमा करवाने आई थी और जमा करवा कर वो जाने लगी थी कि दांत की नजरें उस पर पड़ गईं। उसे देखते अपने दोस्तों के पास जाने का इरादा तर्क करके वो तेज कदमों से जाने लगी। पर बुरा हुआ उस सैंडल का जिससे उसका पाँव मोड़कर उसे गिरा दिया। और अपने दोस्तों के साथ खड़े दांत की नज़र उस पर पड़ी तो नूर दर्द को भुलाकर उठी और लब भींचे जाने लगी बगैर हंसी लड़कियों की परवाह किए। क्यों भाग रही हो नूर? उसका बाजू पकड़कर झटके से रोककर वो गुस्से से बोला। दर्द की शिद्दत से नूर के मुंह से आ निकली। क्या पागलपन है नूर? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? झटके से उसे कलाई छुड़वाते देखकर वो बोला तो नूर ने गुस्से से उसे देखा। तो क्या करूं, हाँ, पूजा करूं तुम्हारी या पाँव में गिर जाऊं? वो गुस्से से उसकी आंखों में देखकर बोली। इस रवैये का मतलब समझा सकती हो? दोनों बाजू अपने सीने पर बांधकर दांत ने अबरू उचकाकर उसके उखड़े बदतमीज लहजे की वजह पूछी। नूरुलैन ने सर उठाकर उसके चेहरे को देखा। दांत की कद जसामत देखते उसकी नजरों में ग्रे गर्द आंखों वाला वो गुंडा घूम गया। क्या फर्क था दोनों की जसामत कद में? कोई भी नहीं। फर्क सिर्फ इतना था कि वो एक गुंडा और दांत इंतहा का बुस्सिल इंसान। उसके लंबे बाल, घनी मूछें, शेव और दांत की हल्की उसी ग्रे आंखें और दांत की ब्लैक अपनी आंखों के रंग जैसी। वो लाइट परफ्यूम यूज करता था और वो गुंडा तेज आवाज झंझोड़ कर रख देने वाली। मैं क्यों दोनों को सोच रही हूँ, भाड़ में जाए। वो खुद को सरजनिश करती दांत के चेहरे से नजरें मोड़ी। मतलब यही है कि मेरा पीछा छोड़ दो। अल्लाह के वास्ते मैं दूसरी बार तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर मिन्नत करती हूँ, जान छोड़ो मेरी। और अपने भाई के सामने मुझे बदनाम करना भी। मैंने सिर्फ तुम्हें दोस्त समझा था, पर मुझे क्या मालूम था तुम भी आम मर्दों की तरह मेरा जरा से हंसे मजाक करने को यूं गलत अंदाज में ले लोगे। हम लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है, बिल्कुल आप कीने की तरह। और तुम जैसे लड़की अपने दोस्तों भाइयों के सामने इतराने के लिए हमें बदनाम मत करो। वो इंतहाई नफरत से कहती उसे साकित छोड़कर वहां से चली गई। पीछे दास साकित खड़े का खड़ा रह गया, बिल्कुल पुत। क्या हुआ? तुमने उसकी मदद नहीं की, बेचारी गिर गई थी। उसका दोस्त साथ के कंधे पर हाथ रखकर उसे होश की दुनिया में लाया। वो मेरी मदद से बहुत आगे निकल गई है। वो बड़बड़ा कर मुड़ गया वापस। पीछे उसका दोस्त कुछ ना समझते कंधे उचकाकर रह गया। मुझे उम्मीद है तुमने अपनी बकवास के लिए कॉल नहीं की होगी। ब्लैक किंग की कराहत आवाज पर सामान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। नहीं किंग, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की है कि सलीम भाई मारा गया। सलीम सामान का भाई था जो उन्हें लड़कियां सप्लाई करता था।
तो कहते हुए ब्लैक किंग ने मशरूबात का ग्लास मुंह से लगाया। सामने जहाज़ी साइज बेड पर दो इंतहाई खूबसूरत अमेरिका की फेमस एक्ट्रेसेस वरना लिबास में नशे से मदहोश उसके मुंतज़िर थी और सोफे पर बैठा टांग पर टांग चढ़ाए वो इंतहाई बदसूरत चेहरे वाला ब्लैक किंग मोबाइल कान से लगाए एक हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े बोला। उसका लंबा चौड़ा इंतहाई फैला काला जिस्म महंगी तरीन नाइट ड्रेस में मलबूस था और चेहरे पे सामान की मदाखलत पर सख्त नागवारियत। मैं कह रहा, वो अभी बोल ही रहा था जब ब्लैक किंग बीच में दौड़ा। तुम कराची में क्यों हो जमान? उसकी धाड़ पर बेड पर लेटी लड़कियां भी सहम कर उठ बैठी और एक दूसरे को देखने लगी। ब्लाइंड ब्यूटी के लिए? समान ने जल्दी से जवाब दिया, अलबत्ता उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी फतह की। तो फिर क्या मालूम हुआ मेरी ब्यूटी के बारे में? उसके लहजे में शिद्दत खुमार शामिल हो गया और नजरों में एक हसीन मासूम चेहरा घूम गया। उससे उसकी खुशबू अभी अभी खुद में महसूस करते गहरा सांस भरा और आंखें बंद कर ली। बंद आंखों में कुछ बीते पल घूमने लगे तो उसके काले होंठों पर मकरू मुस्कुराहट सी आ गई और मुस्कुराते ही उससे लबों से ग्लास लगाया। सामने बैठी लड़कियां उसकी हरकत पर हैरान परेशान बैठी थीं। वो अमेरिकन थी और किंग उर्दू में बात कर रहा था जो उनकी समझ से बाहर थी, पर उसके नफ्सियाती हरकत पर वो खौफजदा जरूर हो गई थी। मुझे नहीं लगता ब्लाइंड ब्यूटी यहाँ पर है। मेरे आदमी ने कराची का हर गोशा छान मारा पर वो नहीं मिली। समान की लबों पर मुस्कुराहट थी और किंग ने अपनी आंखें पट से खोली। उसकी छोटी सी काली आंखों में गुस्से से शोले निकलने लगे थे। तो फिर कहाँ है वो? वो गुर्राया और गुस्से से हाथ में मौजूद ग्लास दीवार पर लगी वरना लिबास में मौजूद लड़कियों की पेंटिंग पर मारा। उसके संभल से बेड पर बैठी दोनों लड़कियां चीखी कांप कर रह गईं। मैं ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ किंग। अपने कोट का बटन खोलते वो बोला और आईने के सामने आया। कोशिश नहीं जमान, ब्यूटी मेरी है और मुझे वो हर कीमत पर चाहिए, वैसी की वैसी। ब्लैक किंग की ब्लाइंड ब्यूटी। वो बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ। किंग 20 कराची में है। सामान की बात पर किंग के कदम थमे और उससे मोबाइल को देखा। मेरा पालतू। कहते हुए उससे छत फाड़ कहका लगाया। छोड़ो उसे, तुम ब्लाइंड ब्यूटी को ढूंढो और उसे ढूंढने दो मुझे। कहते हुए उससे मोबाइल ऑफ किया और बेड पर बैठी उन सहमी हसीन लड़कियों को देखने लगा। ये सहना कांपना तुम बोल्ड एक्ट्रेसेस पर अच्छा नहीं लगता। ये तो सिर्फ मेरी ब्यूटी पर जचता है। भारी गंभीर आवाज में कहते वो बेड पर लेट गया। उसकी पकड़ में इतनी वहशत की कि वो बिलबिला कर रह गई और वो शैतान उन दोनों के बीच होकर भी उनके पास नहीं था। वो तो हमेशा की तरह तस्वुर में ब्लाइंड ब्यूटी को समाये हैवान बना हुआ था। अब की बार तुम्हारी गलत फहमी है किंग कि ब्लाइंड ब्यूटी तुम्हें मिलेगी। एक बार हासिल करने दो से, ना तुम्हें यहाँ जमान मिलेगा ना ही ब्यूटी। किंग बीस्ट, देखते हैं जीत किसकी होती है, तुम दोनों की या मेरी। मुस्कुराकर बड़बड़ाते समान किसी का नंबर डायल करने लगा। मासी उनके पांव सूजे हुए थे और वो आईसी रूम में हाफ पेंट में टेबल पर पेट के बल बंधे हुए थे। उनके हाथ जंजीरों में बंधे हुए थे और पांव पर अचानक ही वार होता वो हश हालत में बिलबिला कर चीख उठते। पूरे अंधेरे के सर्द खाने में लड़कों की चीखें थीं। उन्हें यहाँ आए कितने ही माह गुजर गए थे और अब उन्होंने दिन हफ्ते महीनों को गिनना ही छोड़ दिया था। वहाँ पर इतनी सख्त पहरादारी होती थी कि बाथरूम में जाने के लिए भी गन के 7 आदमी उनके पीछे होता और बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखा जाता कि कहीं खुद को नुकसान ना पहुँचाए। वो अब उनके थे, उनकी ज़िंदगी उनकी मुट्ठी में आ चुकी थी। उन्हें पता नहीं कैसी कैसी असीयतें दी जाती, कभी मीलों भागना तो कभी घंटों पानी में रहना, कभी कंधों पर बर्फ़ की पेटी उठाकर भागना तो कभी वहाँ मौजूद दूसरे बड़े बड़े लड़कों से मार खाना और पेट पर कट लगाकर मिर्चें डालकर बांध देना। ये जुल्म की दुनिया थी और जुल्म खुद पर हंसने लगा था कि लोग उसके नाम से डरते क्यों हैं। असल में तो डरना उन्हें अपने आसपास चाहिए। जहाँ उसके नाम को बदनाम करने वाले हैवान मौजूद होते हैं वो हैवानियत को पैदा करते हैं, वो बदनाम जुल्म होता है। ये दश्त वहशत का आलिम था और उससे कौन अनजान था। बच्चों के लबों पर उंगली रखकर उन्हें खामोशी की मौत मरवाया जा रहा था। उनकी उम्र को पांव तले कुचला जा रहा था, उनकी मासूमियत को रौंदा जा रहा था, पर जुबान किसके मुंह में नहीं थी। वो खौफज़दा थे और अपनों की आस में थे कि कोई आए उन्हें यहाँ से आज़ाद करवा कर ले जाए। पर हर रात मांगने वाली दुआ सुबह सूरज की रोशनी के साथ अंधेरे ले आती और वो मायूसी की गहराई में उतर जाते। मारो इसे,
हाथ में हंजर थमाकर सामने मौजूद खूबसूरत सी बिल्ली की तरफ करते ठाड़े। साइड ने उस सफ़ेद लंबे बालों वाली खूबसूरत बिल्ली की सुनहरी मासूमियत से भरी आंखों में देखा। जाने क्यों उसकी मासूमियत देखकर उसका दिल धक धक करने लगा और आंखों में खौफ पैदा हो गया। गाली। उसे बिल्ली को घूरते देखकर पीछे उसकी पीठ पर चमड़े से वार किया और बिलबिलाकर मुंह के बल बिल्ली के सामने गिरा। क्या हुआ? गुस्से से भरी आवाज उस आदमी ने मुड़कर देखा और साइड हो गया। इस लड़के पर सारी मेहनत फजूल जा रही है, कोई असर नहीं हो रहा इस पर। वो मुअद्दब अंदाज से बोला। जमान ने उस आदमी को हटाकर खुद सामने आया और उस जमीन पर पड़े कमजोर लड़के को देखा। उसकी आंखों में कुछ पहले कि उसकी जसामत घूमी तो होंठों पर तंसिया मुस्कुराहट आ गई। क्यों नहीं मार रहे? घुटनों के बल बैठकर उससे सामने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर उसके सर को ऊंचा किया। साइड ने आवाज पर बोझल आंखें खोली और सामने उस आदमी को देखा। वो जैसे बहरा हो गया। सामने वाले का सिर्फ हिलता मुंह तक रहा था। क्यों मना किया? एक थप्पड़ खींचकर मारते सामान ने उसे झंझोड़ा तो वो करा उठा। उसके जिस्म पर कट अभी ताजे थे, जिसकी तकलीफ से शायद वो निढायल हो गया था। वो बहुत मासूम है। थप्पड़ के असर पर उसके मुंह से चंद अल्फाज निकले। सामान ने उसके चेहरे को देखा और कहका लगाया। फिर तुम्हारी मासूमियत? उसके पूछने पर दूसरी तरफ जवाब न आया। कौन से ग्रुप का है? उससे पास खड़े आदमी से पूछा। ग्रुप C5 का। उस आदमी ने साहिर को होनहार नजरों से देखते कहा। जमान ने सिगार का गहरा कश लगाया और सर हिलाया। इसके होश में आने पर ग्रुप B1 का एक लड़का मेरे सामने पेश करना। उसके कहने पर उस आदमी ने इस बात में सर हिलाया। चेहरे पर अलविदा मायनी हेज मुस्कुराहट थी। जमान एक नज़र साहिर के बेहोश वजूद पर डालकर आगे दूसरे लड़कों की जानिब बढ़ गया, जो अब तक बिल्लियों से लड़कर अपने हाथ रंगे बैठे थे, यहाँ तक कि किसी का मुंह भी लाल था। नाम क्या है तुम्हारा? सोफे पर बैठे जमान के सामने कदमों में बैठे साहिर से पूछा। साहिर। साहिर ने गुस्से से देखते कहा। जमान नाम पर चौंक पड़ा। मतलब पता है, ये ऐसे ही माँ बाप ने थोप दिया सर पर। उसके चेहरे जिस्म पर कट को देखते वो तंजिया पूछने लगा और अपने पाँव को हिलाते सिगार का गहरा कश लिया। जानता हूँ। साहिर ने जमीन को घूरते कहा। सुबह उसके ग्रुप को ले गए थे सवाए साहिर के। वो हैरान परेशान था कि एक आदमी उसके पास आया और उसे अपने साथ एक हॉल में लेकर आया, जहाँ ब्लैक थ्री पीस सूट में एक आदमी सफ़ेद खूबसूरत सोफे पर बैठा था। दूसरे आदमी से बात कर रहा था। उसे आधा देखकर उससे हाथ के इशारे से पास बैठे आदमी को वहां से जाने का इशारा किया तो वो हाथ मिलाकर अपना बैग उठाए मायूस होकर एक नज़र साहिर पर डालता वहां से चला गया और पीछे से साहिर को कंधे से पकड़कर घुटनों के बल उसके सामने बिठाया गया। वाह, मुझे भी बताओ भाई। दोजक के चौथे दरवाजे का नाम है साहिर। दोजक का भड़कता हुआ, तब का भड़की हुई आग, शोला। वो सर झुकाए जमीन को देखता बोला। तो फिर तुम्हारे माँ बाप ने ये नाम तुम पर क्यों रखा? उसे हैरत हुई जिससे वो बिल्कुल छुपा गया। साहिर ने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से ज़मीन को तकता रहा। उसकी खामोशी पर सुमान उसे देखता रहा और पीछे खड़े आदमी ने अपने बॉस की नाफरमानी पर उसकी पीठ में अपने बूट की नोक मारी। साहिर होश में आते बिलबिला कर रह गया। जवाब दो, सर कुछ पूछ रहे हैं। वो झुककर नीचे आवाज़ से बोला और उसके बालों को झटका दिया। साहिर ने सर उठाया और सुर्ख आंखों से सामने वाले की काली आंखों में देखा। मेरे बाप को ये नाम पसंद था। वो चाहता था लोग उसे साहिर बुलाएं, पर ऐसा ना हुआ तो उससे मेरे पैदा होने पर यह नाम मुझ पर रख दिया। वो मुख्तसर कहकर दूसरे सवाल के इंतजार में बैठ गया। उसे वहां से समझा कर लाया गया था। उनका बॉस उससे जो भी सवाल पूछे उसका फटाफट जवाब देना है, वरना अंजाम के लिए तैयार रहना। क्या करता था तुम्हारा बाप? सामान को मालूम था यहाँ बहुत बच्चे चंद पैसों के ओस बेचे गए हैं, तो क्या ये लड़का उनमें से था? कुछ नहीं तो क्या बगैर कमाए खाए इतने बड़े हो गए? पहले अम्मा सिलाई करती थी और लोगों के कपड़े धोती थी। फिर मैं बड़ा होकर समझ बूझ रखते पेट पालने के वास्ते ड्रग सप्लाई करने लगा और वहां से अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे पेट भरने के लिए। और अब लगता है जिन्हें मौत के मुंह में डालकर अपना पेट भरा था, आज वो सब वसूला जा रहा है। वो सहमी अंदाज में हंस से बोला। कितना पढ़े हो? वो मुसलसल उसे देख रहा था। 10वीं जमात पास हूँ। वो अपने हाथों को देखकर बोला। सामान ने सर हिलाया। जानते हो, जो अभी यहाँ से आदमी गया था वो तुम्हारा 1 करोड़ देने के लिए तैयार है।
इतने लड़कों को छोड़कर सिर्फ तुम्हें चुना है, पता है क्यों? मुस्कुराती नजर उसके हैरान नजरों में देखते हुए बोला। क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम क्या हो। ब्लैक किंग ने तुम्हें बीस्ट के लिए चुना है और तुम्हारे लिए आती हर ऑफर को ठुकरा रहा है। बहुत लकी हो तुम साइर आलिम। उनकी हर एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही थी। ये साइर जानता था, पर हास उस पर नजर रखी जा रही थी। वो समझ नहीं पाया। तुम्हारे बाप ने तुम्हें सिर्फ 30,000 में बेचा है और अब तुम करोड़ों के हो। अपनी अहमियत को जानो और डरना छोड़ो। यहाँ पर डर का नाम मौत है। पर तुम्हें कल इसलिए मौत नहीं दी गई क्योंकि अभी तुम्हारी जिंदगी लंबी है। मुस्तकबिल का बीज तुम्हारे इंतजार में है साइर। साहिर बड़ी आंखों से उसे देख रहा था और वो मुस्कुराते मजीद भी बहुत कुछ बोल रहा था। सर, B1 का लड़का आपके हुक्म पर हाजिर है, ले आऊं? एक आदमी ने आकर बोला तो जमान ने मुस्कुराते उसे ले आने का हुक्म दिया। साहिर के सब कुछ दिमाग से ऊपर गुजर रहा था। वो कभी जमान को दिखता तो कभी अंदर आते उस आदमी के साथ 12 या 13 साल के लड़के को, जिसके हाथ में गन और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जानते हो, ये लड़का तुमसे 5 स्टेप पीछे है, पर उसके हाथ और चेहरे को देखो। जमान ने साहिर के चेहरे को देखते उसके हथियार की जानिब तवज्जो दिलाई। साहिर वाकई शौक था। वो एक खंजर उठाने से डरता था और यहाँ ये छोटा सा लड़का गन पकड़े खड़ा था। समान ने उसके चेहरे की तासुरात नोट करते सामने मौजूद टेबल पर सफ़ेद चमकता खंजर रखा, जिस पर साहिर आलिम लिखा था। ये तुम्हारा हथियार है मुस्तकबिल का। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या कसूर है हम मासूम बच्चों का? कौन सा गुनाह किया है हमने जिसकी इतनी दर्दनाक सजाएं दी जा रही हैं? वो उठ खड़ा होता, चीख पड़ा। उसकी आवाज़ पर पीछे से आदमी ने वार करना चाहा तो जमान ने हाथ उठाकर रोक लिया। बहुत खूब बीस्ट। इतनी जुरत सिर्फ बीस्ट ही कर सकता है। कहर जमान के सामने मुझे खुशी हुई कि मेरी बातों ने बहुत नहीं तो थोड़ा असर किया है। जमान ने खुशी का एहसास किया और साहिर अपने सवालों के बदले जवाब पर दिल मिला के रह गया। मैं बीस्ट नहीं हूं, मैं साइर हूं। वो चीख कर गुस्से से धाड़ा। जमान ने खेका लगा लिया। हाँ, पर मतलब दोनों का एक ही है, बेरहम। साहिर खामोश रह गया। वो तो बेरहम ना था, उससे कभी चूंटी भी नहीं मारी थी। कितना हसास था। वो तो सिर्फ अपनी माँ बहन की इज्जत बचाने के लिए अंधा हो गया था और इंसानों की जिंदगियों से खेलने लगा था। पर वो अनजान था। वो तो उसे सिर्फ एक शराब की तरह नशा समझता था, जो पिया नहीं, सूंघा जाता था। पर अब तो उसे और भी एहसास हो गया था अपने गुनाहों का, जिस पर वो रातों रात रोता रहता था कि बेशक मेरे मालिक इज्जत और जिल्लत देने वाला तू ही है। जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत। तो फिर मैं कौन था जो तेरी नाफरमानी करते मासूम इंसानों के साथ खेल रहा था? मैं तो उनकी ज़िंदगी में लिखी दर्दनाक मौत से बचा ना पाया। तू क्यों गुमराह हो गया? क्यों ये भूल गया कि तू चाहे तो आग से भी जिंदा सलामत निकाल दे और चाहे तो दलदल की नजर कर दे। एक आंसू टूटकर साहिर की आंखों से गिरा। मैं बेरहम नहीं समझे, मैं आलिम हूं। वो उर्रा कर चीखा। इस बार सामान के चेहरे पर गुस्सा छा गया। ये तुम्हारा है, उठाओ इसे। सामान ने कराहट लहजे में कहा तो साहिर ने गुस्से से देखा। जैसे नहीं उठाऊंगा क्या करोगे? वो अभी बोला नहीं था, पर उसके दांत साथ को जांचते पास कर लड़के ने अचानक उसके बाजू पर गोली मारी। वो कराकर नीचे बैठा और ठाक की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। साहिर ने भीगी खूंखार नजरों से सामने लड़के को देखा और फिर अपने बाजू को, जहाँ गोली उसके बाजू को छूकर गुजर गई थी और जो खून उसकी शर्ट को भिगोने लगा था। साहिर को लगा उसका दिमाग उसके हाथ से निकल चुका है और वो गुस्से की ज्यादती से पागल हो रहा है। कितने खून किए हैं अब तक इसने? जमान ने एक नज़र साहिर की पीली रंगत को देखते पीछे खड़े आदमी से पूछा। 2। वो भी अपने साथियों को मारा है। उस आदमी ने कहा तो साहिर जो गौर से अपना दर्द बुलाए सुन रहा था, होनहार होकर उठ खड़ा हुआ और एक ही जिस्म में अपने दर्द जख्म बुलाए हवा की तेजी से उठा और पलटकर हंजर उठाते हुए उससे अपनी लात हवा में बुलंद की और उस हंसते लड़की के मुंह पर मारी। अगले ही पल सब शौक थे और साहिर के हाथ में मौजूद खंजर उस लड़की के गले के आर पार था। वो उसके सीने पर लात रख के बैठा था और लड़के की फटी आंखें उबल पड़ी थीं और गर्दन से निकलता खून उसके मुंह पर था। समान मुस्कुराते उसकी पीठ को देखा। ऐसे इंसानों को जीने का कोई हक नहीं। उससे धारते हुए हंजर निकालकर उसकी उबली हुई आंखों में घोंप दिया। वो जैसे नफसियाती हो गया था, उसे समझ नहीं आया उसने क्या कर दिया है। कातिल बन गया वो। क्या तुम सच कह रहे हो? इस लड़के ने सच में 2 को मारा था? पीछे से साहिर को आवाज आई, हैरत भरी।
इस बात का पूछने का क्या मतलब था? मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर, मैंने सिर्फ मजाक किया था। इसे तो गन पकड़ाना भी ठीक से नहीं आती। वो लफ्ज़ से ही बम धमाका था जो साहिर के सर पर फोड़ा गया था। वो साकित सा मुड़ा। क्या ये सच था? उससे बेगुनाह को मार दिया, खुद अपने हाथों से मासूमियत को कुचल दिया। वो साकित था, खुद की तरह। ना उसके दिल से आवाज़ आई, न दिमाग से। दोनों जैसे रूठ कर अपना मुंह मोड़ गए। उसे लगा उसके अंदर से किसी ने कहका लगाया हो। उससे खौफ से घूमकर उस लड़के को देखा जो सांस छोड़ चुका था। साहिर के हाथ पैर कांपने लगे। उससे तो बिल्ली को मारने से इनकार किया था, फिर एक इंसान को कैसे मार गया? क्या उसके साथ गेम खेला गया था? साहिर आलिम ने एक बेगुनाह को मौत दे दी। ये तो एक बीस का काम है, मतलब बेरहम। वो उससे दिमागी तौर पर टॉर्चर करने लगा। सामान की बात पर वहां दोनों आदमियों के कहके लगे। साहिर कभी उसे देखता तो कभी उस लड़के को। उसके कानों में भारी आवाज में सामान के अल्फाज गूंज रहे थे और वो बेहिस बना बैठा था। ये तुमने नहीं किया साहिर, ये इस आदमी ने करवाया है तुम्हें। इसे मारना चाहिए, वो है इस कातिल। तुम बेकसूर हो। वो उसके कान में सरगोशी करने लगा। वो साहिर ने गर्दन मोड़कर उस हंसते आदमी को देखा। देखो, वो हंस रहा है तुम पर। इसे हंसने का मौका न दो। उठो साहिर। फिर एक सरगोशी हुई और साहिर ने अपना हाथ आगे करके। उसे हैरत हो रही थी, उसका दिल क्यों खामोश है, जो उसे बुरे से बुरे वक्त में भी साथ देता था। मिंटू का खेल था और उसका दिल खामोशी का लबादा ओढ़कर गहरी नींद में सो गया था। अलबत्ता अब दिल की आवाज़ की जगह कानों में सरगोशियां होने लगी थीं। वो एक झटके से हाथ खींचकर खंजर निकाल कर उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलकर अपनी जगह पर आ गया। उसे हैरत का शदीद शौक था कि कुछ देर पहले उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चल सके, और अब अचानक इतनी तवानाई उसमें कहाँ से आ गई थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा है। तो क्या ख्याल है तुम्हारा इस बेरहमी पर साहिर आलिम? सामान ने सिगार का कश लेते तंजिया नजरों से देखते पूछा। उसके हंजर से टपक टपक कर सुर्ख खून की बूंदें गिर रही थी। मेरा ख्याल। साहिर बड़बड़ाया और अचानक पलटा। पीछे खड़े उस आदमी के पीठ में एक बार नहीं, बार बार वार करने लगा। ये है मेरा ख्याल। कहका लगाकर जमीन पर हैरत से देखते, अपने पेट को पकड़कर गिरते आदमी को देखते कहका मारने लगा। देखा और सुना मेरा ख्याल। जमीन पर पड़े उस आदमी को देखकर उससे तंसिया आक्रोश खाए, और वो बेखबर था। ये सब उसके साथ एक खेल था जिसमें वो हार गया था और आलिम की जगह एक बीस ने ले ली थी। समान अपने आदमी की मौत पर साहिर को घूरने लगा, सिर्फ दिखावे के लिए, वरना वो बहुत खुश हुआ था। उनकी नज़र साहिर आलिम पर पहले दिन से पड़ गई थी, और फिर अपनी इस तरह के बुरे हालात में भी जिंदा रहकर हर अजियत सहता रहा। एक 15 साल का लड़का होकर जो उसके चेहरे पर जुल्म किया गया था, उससे ही आम इंसान की मौत हो जाए, पर वो उसकी हर हैवानियत सहता रहा, तड़पता रोता और सुबह फिर वैसे का वैसा होता। इन चंद माह में उसके साथ आए पता नहीं कितनों की यहाँ से लाशें उठाई गई थी, पर वो वैसे का वैसा जी रहा था और हर जुल्म बर्दाश्त कर रहा था। दूसरे आदमी भी देखकर हैरान हुए थे और ब्लैक किंग से उसके लिए मुतालबा किया था, पर किंग ने इनकार कर दिया था। जानता था आगे ये बीस उसके राज से बहुत आज़ाद करने वाला है और उसे कोई दूसरे की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जान लिया था कुछ ही सालों में उसकी हुक्मरानी आने वाली है दुनिया में, और उसने जो दरिंदे पाले हैं उन सब पर ही भारी रहेगा। अब सिर्फ उसे टॉर्चर करना था कि उसका जो ज़रा भी एहसास वजह हो उसकी भी जड़ काट दी जाए और वो दुनिया के लिए ब्लैक किंग का पीस बनकर रह जाए। हर इंसान उसके सिर्फ नाम से ही काम चाहे। इसे ले जाओ। अचानक ही साहिर के हाथों में जंजीरें डाल दी गईं और वो कुछ भी न कर सका। उसे सामान के हुक्म पर घसीटा गया वहाँ से।